हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को चुंबक के कारण अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित करवाया था। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को क्लियर है। सूत्र हमारा जो आया था B बराबर μ0/4π2m/r3। सीन क्लियर है सभी को? उसके जस्ट बाद हमारे को एक सवाल दे रहा है और उस सवाल में कह रहा है कि एक चुंबक है जिसकी प्रभावकारी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और उस चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है चुंबक के केंद्र से, जैसे मैंने ये चुंबक मान लिया, ये चुंबक है, ये चुंबक का केंद्र है O, है ना। चुंबक के केंद्र से 50 सेंटीमीटर दूरी पर अच्छी स्थिति में बिंदु यही होगा। तो चुंबक के केंद्र से 50 सेंटीमीटर दूरी पर, तो ये R का मान दे दिया उसने 50 सेंटीमीटर। तो चुंबक के केंद्र से 50 सेंटीमीटर दूरी पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। प्रश्न समझ में आ गया सभी को? बोलो भैया। तो देखते हैं हम लोग इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो इन्हें बदल लो, 5 सेंटीमीटर दैये सेंटीमीटर, तो 12 बराबर 5 सेंटी कितना होता है? -2। बोलो भैया बदल गया 12। इधर आ जाओ, स्मॉल r कितना है? 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटी कितना होता है? 10⁻²। सीन क्लियर है सभी को? तो भैया अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र मैंने बचपन में पढ़ा था, B बराबर μ0/4π2m/r3। क्या मैं उम्मीद करूं क्लियर है हम लोगों को? μ0/4π की वैल्यू बचपन से जानता हूँ 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू कैपिटल M कितना है? 0.5। बोला भैया वटे R3। R कितना है हमारे पास? 50 × 10⁻⁻²। इसका क्या करूँगा? क्यूब। क्लियर है? अब तो सॉल्व कर लेंगे हम लोग इसे। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? बोले भैया सबको बात समझ में आ रही है? बढ़ूँ आगे? तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा दैट इज़ 8 × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर मीटर। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? फटाफट इसे नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोग के सामने, वो कह रहा है एक लघु दंड चुंबक है और उस लघु दंड चुंबक के कारण निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। क्लियर? क्या बोल रहा है समझ गए? वैसे अच्छी निरक्षी आप लोग चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं, बता चुका हूँ आपको, फिर भी सब लोग समझ लें। क्या समझे? जानते हैं ना ये सब? निरक्षीय स्थिति में बिंदु कहाँ होगा? जैसे अगर मैंने चुंबक ऐसे बना दिया, ये चुंबक है, तो निरक्षीय स्थिति में बिंदु कहाँ होगा? हाँ, लंबाई के लंबवत। ऐसे बताया था आपको, याद है ना सभी को? निरक्षीय स्थिति को हम लोग अनुप्रस्थ स्थिति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ स्थिति। अच्छी बात है। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं वो कैसा त्रिभुज होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है। जानते हैं इस बात को? समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं और जो दो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सामने के कोण भी बराबर। वैसे ये सब मैं आपको पहले भी निरक्षीय स्थिति में बता चुका हूँ। ये किसी न किसी का परिणामी है। किस किस का? इसका और इसका। जानते हो ये सब करना? ये A है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा? A cos थीटा। ये सब बातें मैं आपको चैप्टर 1 में भी बता चुका हूँ। ये A sin थीटा। ये सारी बातें आप लोग जानते हो, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे जैसे क्वेश्चन में आता जाएगा बताता जाऊँगा। ये बताना ज़रा, ये कोण अगर थीटा है तो ये कितना होता है? क्यों? एकांतर कोण है। ये कोण अगर थीटा है तो ये कितना होता है? क्यों? संगत कोण है। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? ये सारी बातें मैं आपको चैप्टर 1 में जब मैंने निरक्षीय स्थिति बताई थी तब भी आप लोगों को बताया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे की बात करते हैं। गौर से देखिएगा सभी लोग ऑन द बोर्ड। सबसे पहले हम लोग प्रश्न समझेंगे, पट्टा हमसे जानना क्या चाहता है, तो गौर से देखें। ये एक चुंबक है, दिखाई दे रहा है सभी को?
उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ये चुंबक का अक्ष हो गया, ये चुंबक का मध्य बिंदु हो गया O, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 2L। अब अगर O मध्य बिंदु है और ये पूरी दूरी 2L है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, और ये L। कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर? ये हमारा एक दंड चुंबक बन गया, ये लघु चुंबक बन गया। ये अक्ष कहलाता है, निरक्ष ऐसे होता है। क्लियर? तो वो कह रहा है एक लघु दंड चुंबक के कारण निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में यानी यहाँ पर, निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। प्रश्न समझ गए सब लोग? क्लियर है? फिर से बोल रहा हूँ, वो कह रहा है एक लघु दंड चुंबक के कारण निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। निरक्षीय स्थिति को हम लोग अनुप्रस्थ स्थिति भी बोलते हैं। कौन सी स्थिति बोलते हैं? एक ही बात है दोनों। तो देखिए भैया इधर, ये बिंदु जो है P बिंदु, इस P बिंदु की चुंबक के मध्य बिंदु O से जो दूरी है वो मैंने मान लिया R है। ठीक है भैया? सिंपल, मैंने इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। अब आप गौर से देखिए NOP, इस त्रिभुज को देखिए, समकोण त्रिभुज है। बचपन में मैंने पढ़ी थी पाइथागोरस प्रमेय, पढ़ी है आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जहाँ में कर्ण कितने गए? NP, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितने गए? OP का के बराबर है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार कितने गए? L। स्टेप समझ में आ गया? बोलो भैया, काउगा को परेशानी? अगर ये बात समझ में आ गई तो आगे की बात पे आता हूँ। जहाँ पे थे वर्ग टांगो तो जहाँ पे कहा आ जाओ अंडर रूट, ऐसा है जाओ। जो रामायण मैंने रची पल्ले तो ना परी, जे NP को मान आएगो कितने का आएगो? तो जी मैंने यहाँ लिख दी बढ़िया कच्चे, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस। सीन क्लियर है? काउगा को परेशानी? इस त्रिभुज को देखो जरा गौर से, ये भी R है, ये भी L है। पाइथागोरस लगाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बोलो भैया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो इसको भी मैंने लिख दिया बेटा अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। समझ में आ रही है बात आपको यहाँ तक? अब आप गौर से देखिए जरा त्रिभुज NSP, इस त्रिभुज को गौर से देखिए। ये वाली भुजा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये वाली भुजा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये वाली भुजा 2L। कैसा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। क्यों हो गया समद्विबाहु त्रिभुज? दो भुजाएं बराबर है। कौन कौन सी वारी? एक तो जीवारी और एक जीवारी, ये दो भुजाएं बराबर है। सही बोल रहा हूँ? अब समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। जहाँ पे मुझे दिख रहा है जेवाई भुजा और जेवाई भुजा बराबर है, तो जा भुजा के सामने जेवारो कोण पर रहो है, और जावारी भुजा के सामने जेवारो कोण पर रहो ना पर रहो, तो ये दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। मैंने मान लिया ये कोण अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इतनी बात क्लियर है सभी को? चलो अच्छी बात है, यहाँ तक बात हम लोग समझ चुके हैं। मोती न्यो कह रहे हो प्रश्न में कि मैं जब लघु दंड चुंबक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करूं, तो आप ही बता दो इस बिंदु पर अगर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा तो किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? ध्रुव। कितने ध्रुव हैं यहाँ पे? कौन कौन से? तो एक उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, और दूसरा तो एक एक करके निकालें दोनों की वजह से। तो सबसे पहले मैं कर रहा हूँ उत्तरी ध्रुव के कारण। तो गौर से देखिएगा सभी लोग, N ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव है ना। उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्लियर? उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ऑनलाइन वालों बोर्ड पे मैंने जो लिखा है आपको साफ नजर आ रहा है? जल्दी बोलो फटाफट, फुर्ती में, इतना समय नहीं है। हाँ या ना? ठीक है। उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बता भैया। जीरो उत्तरी ध्रुव, जहाँ बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कितने को होगी? हाथ बना दो, हाथ।
ये उत्तरी ध्रुव है, जिस बिंदु पर दिशा निकालनी होती है वहां उत्तरी मानते हैं, उत्तरी उत्तरी प्रतिकर्षण, तो ऐसे जाएगा। तो ये हो गई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इस चुंबकीय क्षेत्र को मैंने नाम दे दिया B1। तो भैया बताओ एक अकेले ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र μ0/4 पाई m ध्रुव प्रबलता हो गई अपॉन r²। तो भैया इस ध्रुव के कारण इस बिंदु पर निकालें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, √r² + l² का होल स्क्वायर। कहानी समझ में आई। इस चुंबकीय क्षेत्र को मैंने नाम B1 दिया है तो B1 लिख दिया। कहानी समझ में आ रही है। दिशा कैसे जा रही है इसकी, ऐसे जा रही है, ऐसे। तो N से P की तरफ जा रही है दिशा, तो क्या लिख दूँ, NP वेक्टर। कहानी समझ में आई। बोलो भैया। समीकरण नंबर सुना है, वर्ग से रूट कट जाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को। उत्तरी ध्रुव के कारण आ गई, ऐसे दक्षिणी ध्रुव के कारण। तो अब मैं पूरी रामायण नहीं लिख रहा हूँ, समझ गए ना। एस ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। कहानी क्लियर है सभी को। चलो आजा बताओ जरा। ये दक्षिणी ध्रुव है, इसके कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी। क्या कर रहे हो तू डंडौतिया, ऐसे क्यों है जाएगी यार। दक्षिणी ध्रुव के कारण दिमाग तो लगा, क्यों होगी, नीचे क्यों होगी। हाँ तो फिर, तो दक्षिणी ध्रुव के कारण इस बिंदु पर दिशा ऐसे होगी। इसको मैंने नाम दे दिया B2। फिर यही सूत्र लगा रहा हूँ, एक अकेले ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अब B1 की जगह क्या आ जाएगी, बराबर μ0/4 पाई m/r²। इसके कारण इस बिंदु पर निकाल लें तो ये दूरी कितनी है, √r² + l² स्क्वायर। स्टेप समझ में आया। इसकी दिशा कैसे जा रही है B2 की, ऐसे जा रही है U में, तो P से S की तरफ जा रही है, इसलिए मैंने लिखा है समीकरण 2। वर्ग से रूट कट जाएगा। समीकरण 1 और 2 को जरा गौर से देखो। RHS बराबर है दोनों की, जो यहाँ है वही यहाँ है। बोलो भैया, सेम है बिल्कुल दोनों। जब RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होंगी। तो ऐसे लिख सकता हूँ B1 = B2। समीकरण नंबर 3। जन तक का हुआ कोई परेशानी हो तो बताए। बोलो भैया, क्लियर है सीन यहाँ तक। अच्छी बात है। बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होना था वो हो गया। उत्तरी ध्रुव के कारण B1 हो गया, दक्षिणी ध्रुव के कारण B2 हो गया, और तो कोई ध्रुव है नहीं। अब हमें इन दोनों का परिणाम ही निकालना है। क्लियर। तो भैया ये जो मुझे B1 दिखाई दे रहा है, B1 ये किसी न किसी का परिणाम ही है। किस किस का, हाँ इसका और इसका। स्टेप समझ में आया आप सभी को। मैंने आपको ये बात थोड़ी देर पहले बताई थी कि ये कोण अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। संगत कोण है। गौर से देखिए, ये वाली जो लाइन है वो ये रही, ठीक है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, एक ये रही और एक ये रही डॉटेड लाइन। ये कोण अगर थीटा बन रहा है तो मुझे बता सकते हो ये कितना होगा। समझ गए ना। ये B1 है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा। और ये सीन क्लियर है सभी को भैया, कोई दिक्कत। अब इस B1 का रोल खत्म हो गया क्योंकि आपने इसे दो टुकड़ों में तोड़ दिया, B1 cos थीटा में और B1 sin थीटा में। अब B1 की औकात खत्म। अब आ जाओ B2 पे। B2 भी किसी न किसी का परिणाम ही है। किस किस का, तो B2 ऐसे जा रहा है तो ये इसका और इसका परिणाम ही होगा। तो ये मैंने इसके ऊपर बना दिया इधर, और ये हो गया ऐसे। सीन क्लियर है भैया सभी को। कहा हुए को परेशानी। अच्छा, मैंने बचपन में सुना था कि ये कोण अगर थीटा है तो ये भी थीटा होता है, क्योंकि एकांतर कोण है। गौर से देखिएगा, ये Z टाइप की आकृति बन रही है, उल्टा Z लग रहा है। बोलो, ये कोण अगर थीटा है तो ये थीटा होगा। क्यों बनाया थीटा, समझ में आया। ये B1 है, सॉरी ये B2 है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा B2 cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा B2 sin थीटा। कहानी समझ में आई। बोलो भैया, इतने गई अगर बात समझ में आ गई है तो फिर बात ही का आई। आइयों ने बताइए मोए, इससे पहले कि मैं आगे की रामायण रचूं, B1 को फोड़ दिया आपने दो टुकड़ों में,
B2 को फोड़ दिया आपने दो टुकड़ों में। अब अपने पास जो कहानी बची है, थोड़ा रफली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर साइड में अपने पास कहानी ये बची है बेटा, अलग से दिखा रहा हूँ जिससे आप क्रिस्टल क्लियर देख पाएँ। ये B1 साइन थीटा है, ये पॉइंट P है अपना, है ना। B2 साइन थीटा नीचे की तरफ है और दो इधर लग रहे हैं। कितने कितने? B2 cos थीटा और B1 cos थीटा। बोलो भैया चित्र समझ में आ रहा है आपको? ये इससे पहले कि मैं आगे बढ़ाऊं, आप मुझे मेरी एक बात का जवाब दें। ये एक वस्तु है, कुत्ता जालंग खींच रहा 5 थे, बिल्ली जालंग खींच रही है 5 न्यूटन थे, चूहा जालंग खींच रहा है 3 न्यूटन थे और चूहिया जालंग खींच रही है 7 न्यूटन थे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें परिणामी बल कितना है? 10। और किस तरफ? इस तरफ। कहानी समझ में आई? कारण सुने, ये भी 5 न्यूटन का है, ये भी 5 न्यूटन, दोनों बल बराबर हैं, दिशाएं विपरीत हैं, अतः ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। ये दोनों एक ही दिशा में मिल रहे हैं तो मिलजुल कर इसे इधर ले जाएंगे तो दिशा आएगी इधर, और परिणामी बल एक ही दिशा होती है तो जुड़ जाते हैं, यानी 7 + 3 आंसर 10। कहानी समझ में आई? इसी तरीके से ये भी तो यही नज़ारा है, कुत्ता बिल्ली चूहा चूहिया। बोलो भैया। अब हमने बिंदु P पर अब यही चुंबकीय क्षेत्र बच रहा है, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र में निकालना है। तो गौर से देखिएगा आप सभी लोग, और आप ही लोगों को बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पर ये जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? गौर से समझें। समीकरण 3 से हमें ये पता चल रहा है B1 और B2 कैसे हैं? बराबर है। तो भैया अगर B1 B2 बराबर है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है, और ये भी साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा है, तो इसका मतलब B1 साइन थीटा किसके बराबर हो गया? तो ये दोनों बराबर हो गए, दिशाएं विपरीत हो गई, अतः ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। अब बचे कौन? B1 cos थीटा और B2 cos थीटा। ये दोनों इसे इधर ले जाएंगे तो अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा? अतः है बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। कहानी समझ में आ रही है ना आप लोगों को? तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर क्या हो जाएगी? B1 cos थीटा। बोलो भैया, आपको ये स्टेप समझ में आया? बोलो आगे की बात। B बराबर, समीकरण 3 हमसे कह रहा है B1 B2 के बराबर है, तो मैं B1 की जगह B2 रख सकता हूँ, या मैं B2 की जगह B1 भी रख सकता हूँ, जो मेरी इच्छा हो मैं वो कर सकता हूँ। क्लियर? तो मैंने B1 की जगह B2 रख दिया। ये cos थीटा हो जाए पैसों की पैसों। कहानी समझ में आ रही है? किस आधार पर? समीकरण 3 से मैंने ऐसा किया। कहानी समझ में आई भैया आपको? बोलो भैया। x + x क्या होता है? 2x। B2 cos थीटा + B2 cos थीटा, तो 2B2 cos थीटा। स्टेप समझ में आया भैया? 2 तो ये मैंने लिख दिया। B2 का मान ये रहा हमारे पास, μ0/4 पाई m/, केवल r² + l²। और तो कछु ना बचो, r² + l² पे घात कछु ना आने ब्रैकेट पे, तो कितने मानेंगे? 1 मानेंगे। जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। बोलो भैया। अब क्या बच गया हुआ है? बचपन में मैंने सुना था cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आप लोगों ने सुना है? cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा की जगह यहाँ पे मैं टांग रहा हूँ आधार बटे कर्ण। तो त्रिभुज देखिए जरा, इस त्रिभुज को देखिए गौर से, ये दिखाई दे रहा है आपको? cos थीटा बराबर आधार, आधार कितना है? L, और कर्ण कितना है? √r² + l²। तो भैया cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण लगाया मैंने, तो यहाँ आ जाएगा L/√। अब एक बार बता, √ हटाऊंगा तो घात 1/2 आ जाएगी। सुना है √ हटता है तो घात 1/2 आ जाती है। बोलो भैया, सीन क्लियर है? खा हुआ को परेशानी ना ने। B बराबर μ0/4 पाई, ये हो गया। इसको तुम बताओ m × 2l क्या होता है? कैपिटल M। समझ गए? आधार समान होते हैं तो ये r² + l² पे घात 1 है, ये r² + l² पे घात 1/2 है।
तो 1 + 1/2 करूँगा तो कितना आ जाएगा? तो ये आ गया हमारा 3/2। कहानी समझ में आई भैया सभी को? ये सूत्र आ गया, ये एक सामान्य सूत्र है। आगे देखिए, यदि R बड़ा है L, जैसे कि चैप्टर 1 में भी अपन ने कंडीशन लगाई थी, R बड़ा है L का मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करें। R यही तो है, बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी। अब अगर R बहुत बड़ा है, यानी ये जो बिंदु है वो चुंबक के मध्य बिंदु से बहुत ज़्यादा दूरी पर है, बहुत ज़्यादा दूरी पर है, और उसकी तुलना में ये L बहुत छोटा है। L बहुत छोटा हो जाएगा तो ये चुंबक कैसा हो जाएगा? लघु चुंबक हो जाएगा या दीर्घ चुंबक हो जाएगा? लघु चुंबक हो जाएगा, है ना। लघु चुंबक के केस में क्या होता है? R बहुत बड़ा होता है L से। अब R बहुत बड़ा है L से, तो इसमें छोटा कौन है? L। और फिजिक्स में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती हैं उसे नगण्य मान लेते हो। तो L की जगह क्या रख दूँ? अब जहाँ मैं L की जगह 0 चटकांग हो तो ये क्या है जागो? B बराबर μ0/4 पाई m/r² की पावर, L तो हट ही जाएगा, 0 तो देंगे तो r² की पावर 3/2। 2 से 2 कट जाएगा, घात पे घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है ना। तो 2 से 2 कट गया तो B बराबर हमारा क्या आ गया? μ0/4 पाई m/r³। कहानी समझ में आ रही है सभी को? कर पाओगे? मात्रक क्या लिखूं? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। सीन क्लियर है? अगर CGS में निकालना होगा तो क्या करूंगा? μ0/4 पाई हट जाएगा। अच्छा, अब मैं इसकी भाषा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। चित्र में एक दंड चुंबक NS दिखाया गया है जिसका मध्य बिंदु O है। हमें चुंबक के केंद्र O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, अतः चित्रानुसार। कहानी क्लियर है? समझ गए? फटाफट देख ले, 3 से 4 मिनट का समय दिया आपको। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर मैं जो चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पूरा चित्र, यहाँ पर ये जो कहानी मैंने अवेल कुत्ता बिल्ली वाली आपको समझाई थी, तो वास्तव में ये वस्तु किस तरफ गति की थी? इस तरफ, है ना, क्योंकि 3 और 7 दोनों मिलके इसे उधर ले गए थे, है ना। ये दोनों तो बराबर थे और दिशाएं विपरीत थी, तो इन्होंने एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर दिया था। ऐसे ही यहाँ पर हुआ था, इन दोनों ने एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर दिया और ये दोनों मिलजुल के इसे इधर ले गए थे। सही बोल रहा हूँ? यस और नो? यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी? ऐसे। बोला भैया होगी कि नहीं होगी? ऐसे ही तो होगी ये दिशा। और ये जो दिशा है वो चुंबकीय अक्ष के कैसी है? समांतर है ना, समांतर है। तो बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो चुंबकीय अक्ष के कैसी है? समांतर है, ठीक है। और इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर इशारा कर रही है। क्लियर? तो वो ये बोल रहा है इस लाइन में कि बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो चुंबकीय अक्ष के समांतर है और इसकी दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर है। कहानी समझ में आ रही है? क्लियर है? कोई दिक्कत? कर पाएंगे हम लोग? आगे बढ़ जाऊं? ओके। इसके बाद हमारे को एक सवाल दिया है, उसमें कह रहा है एक अति अल्प दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। चुंबकीय आघूर्ण को कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल M। 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर निरक्षीय स्थिति पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो। क्वेश्चन समझ गए भैया सब लोग? बोलो भैया। 20 सेंटीमीटर, सेंटी कितना होता है भैया? 10⁻⁻²। एक बार फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूँ। वो कह रहा है एक चुंबक है, इसका चुंबकीय आघूर्ण है 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इस चुंबक के केंद्र से निरक्षीय स्थिति में 20 सेंटीमीटर दूरी, ये R दे दिया। समझ में आई बात? R क्या है? क्लियर है? चमका दो अब। गाओ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को सूत्र का है μ0/4 पाई m/r³। हवाले ही पढ़ो ताजा ताजा। बोलो भैया। μ0/4 पाई कितना होता है? 10⁻⁻⁷। क्लियर? इंटू m 2। सही है? R कितना है? 20 × 10⁻⁻² का क्यूब। सॉल्व कर लोगे अब इसे? इस पूरी कथा को जब आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 2.5 × 10⁻⁻5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। क्लियर है सभी को? नोट डाउन कर लो फटाफट से, फिर आगे की बात करेंगे। इस सवाल के बाद हमको एक नोट दिया गया है
वो नोट क्या है ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। इधर देखेंगे ध्यान से, ये चुंबक है भैया, ये मध्य बिंदु। अगर बिंदु में यहाँ मानता तो ये आर दूरी पर, तो ये कौन सी स्थिति होती है, अच्छी स्थिति या निरक्षी स्थिति? कैसी स्थिति होती है? अच्छी स्थिति। और अच्छी स्थिति में हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ा था कल परसों पढ़ा था अपन ने, μ0/4π 2m/r³। बोलो भैया, पढ़ा था कि नहीं? लेकिन अगर बिंदु P यहाँ की बजाय यहाँ होता, उतनी दूरी पर होता है जितनी दूरी पर यहाँ है, तो ये कौन सी स्थिति होती? निरक्षी स्थिति। निरक्षी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमारा क्या आया था? m/r³। सीन क्लियर है? अगर मैं इन दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ भाग लगा दूं तो ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे। बोलो भैया, तो हमारे पास क्या बचा? B अच्छी है बटे B निरक्षी बराबर 2:1। क्लियर है? यानी कहने का तात्पर्य यह है कि चुंबक के केंद्र से समान दूरी पर, चुंबक के केंद्र से समान दूरी पर अच्छी और निरक्षी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात 2:1 होता है। कहानी समझ में आई? मैं चाहूँ तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, B अक्षीय बराबर कैंची गुणा कर दो 2 गुणा B निरक्षीय। कहानी समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? बोलो भैया, देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ता हूँ। ओके, आज के लिए पर्याप्त, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।